नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे गीता श्री जी की कहानी लिट्टी चोखा। 24 वर्षों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने के बाद, जिसमें वे आउटलुक पत्रिका की सहायक संपादक व बिंदिया पत्रिका की संपादक रहीं, गीता श्री अब साहित्य लेखन में लीन हैं। इनके अब तक 5 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। गीता श्री उन चुनिंदा लेखिकाओं में हैं जिनकी कहानियों का अपना लोकल, अपनी बोली ठोली है, जो स्थानीय जीवन संदर्भों में गहरे रचा बसा है। उनकी अपनी सघन भाषा भी है, जिसमें बोली के मुहावरे बहुत प्रमुखता से दिखाई देते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी लिट्टी चोखा। मौगी सबके गोल में काहे घुसियाया रहता है रे चंदुआ, बाहर निकल, यहाँ इतना काम पड़ा हुआ है। बड़का बड़का परात देगची कौन धोएगा रे, तेरा ससुर। बाहर से रामधन की कर्कश आवाज आ रही थी। जब देखो ससुरा भीतरे घुस जाता है, इसके भरोसे तो हमारा हलवाई का धंधा चल गया। पता नहीं मौगी सब में इसका इतना मन काहे लगता है। भोज में काम आने वाले बड़े बड़े बर्तन जोर जोर से चापाकल में पटकते हुए वे बड़बड़ाए जा रहे थे। बड़ी सी कोठी के पीछे टेंट घेर के हलवाइयों को जगह दे दी गई। 3 दिन से उनका डेरा यहां जमा हुआ था। 5 गांव पार करके विशेष रूप से हलवाई रामधन बुलाए गए थे। पूरे जिले में उनका डंका बजता था, उनका नाम था। कहते हैं उनके हाथ में स्वाद है। साल भर उनकी हैवी बुकिंग चलती है। बाबू साहब लोगों को अति प्रिय है। 10 आदमी से ज्यादा लोग कोठियों में जुटे तो तुरंत रामधन की खोज होने लगती है। फिर एक आदमी जीप लेकर चलता है 5 गांव पार, या मोबाइल पर घंटी टुनटुना देता है। रामधन मुश्किल से खाली मिलते हैं। मिल गए तो सारे रिश्तेदार खुश। बाबू रामवचन दीक्षित घर के अंदर आकर ऐलान करते, आज से औरत सबको चूल्हा चौकी से फुर्सत, तुम लोग मौज करो, हंसी ठिठोली करो, गीत नाद गाओ। 3 दिन तक रामधन के खाने का स्वाद लीजिए आप लोग। लाल गमछा गर्दन में लपेटते हुए वे बाहर चले जाते, जैसे कितना बड़ा पुण्य का काम कर दिया हो। घर की सारी औरतें, उनकी काम वालियां, सहायिकाएं हर्षोल्लास से चीख पड़ती। दीक्षित जी की ममेरी बहू के मुंह से गीत फूट पड़ता, मोरे राजा केवरिया खोल, रस के बुन्नी परे। उनकी रिश्ते में भाभी को आलू की तरकारी याद आती, तो भतीजी रंभा को जलेबी, किसी को कचौड़ी तो किसी को उसके हाथ की रोहू मछली। 3 दिन के बाद भोजन का समापन मछली भात से होता है। इस बार तो रामवचन बाबू 70 साल के हो रहे हैं। जन्मदिन का जश्न 3 दिन तक मनाया जाएगा। आसपास के सारे रिश्तेदार जुट गए हैं। ज्यादातर रिश्तेदार मुजफ्फरपुर से आधे घंटे या 1 घंटे की दूरी पर रहते हैं। मृदुल स्वभाव के दीक्षित जी की अपने रिश्तेदारों से बहुत पटती है। सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, सब इनके सुख दुख में, सबको अपना बनाकर रखते हैं। उनका कहना है कि जब हम मरें तो 10-20 आदमी रोने वाले तो हों, दिल्ली वालों जैसा नहीं मरना कि फोन कर करके आदमी जुटाना पड़े। हम इसीलिए तो यह रह गए अपन लोगों के बीच। कौन जाता वहां जहां न चीन्हे कोई। उन पर बेटे बेटी दोनों ने बहुत दबाव बनाया। वे टस से मस नहीं हुए। दिल्ली जाना मेहमान की तरह और जल्दी भाग आना, मन उनका वहां रमता नहीं था। बंद डिब्बों जैसे मकान और उस पर लिफ्ट से आना जाना। लिफ्ट से उनकी पत्नी को बहुत भय लगता था। वे अकेली कभी नहीं जाती। इसी तरह की अनेक समस्याएं थी। कोई परिचित नहीं था उनकी उम्र का। बेटा जिस सोसाइटी में रहता था वहां सारे युवा दंपति थे, छोटे छोटे बच्चों वाले। सबकी कंपनी थी सिवाय दीक्षित जी के। अजनबियों की तरह 12वीं मंजिल पर टंगे रहने से अच्छा था शाम होते ही मुजफ्फरपुर में शाम की महफिल लगाना। उनके ठहाके में उनकी उम्र के उन तमाम बुजुर्गों की हिस्सेदारी होती जिनके बच्चे बाहर बस गए थे। अपनी जिद की वजह से या किसी और कारण से ये लोग यहीं छूट गए थे या छोड़ दिए गए थे। दीक्षित जी की तरह और भी जिद्दी लोग थे जो अपने अंतिम समय में अपना शहर छोड़ना नहीं चाहते थे।
पूरे मोहल्ले में ज्यादातर ऐसे ही बुजुर्ग भरे पड़े थे। दिन भर मिश्रा टोला मोहल्ला शांत पड़ा रहता, जैसे सारे घरों के ऊपर खामोशी की परतें चढ़ गई हों। गर्मियों में तो और खामोशी होती। शाम होते ही सारे घर बोलने लगते, चहल पहल से भर उठते। दिन भर का खामोश घर चलने फिरने लगता था। दीक्षित जी के लंबे चौड़े अहाते में बैठकी जमने लगती और शाम की चाय और राजनीतिक बहस का दौर शुरू हो जाता। इस बार अपने जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित थे दीक्षित जी। सारे रिश्तेदारों को बुलाया था। एक दिन पहले बेटी रम्या भी दिल्ली से पहुंच गई थी, अकेली, बिना बच्चों के। बेटा बहू को छुट्टी नहीं मिली तो ना आ पाए। रम्या के आते ही दीक्षित जी समेत पूरे माहौल में रौनक आ गई थी। एक और प्राणी था जो घर आने वाले मेहमानों को गौर से देखता और मुस्कुराता। उसका मन अपने काम में कम, औरतों के हंसी ठट्ठे में ज्यादा लगता। बीच बीच में काम छोड़कर वह आंगन में भागता, जहां बड़े से तख्त पर सारी औरतें पसरी हुई थीं। अंदर बिल्कुल जनाना माहौल था। खाना बनाने से निश्चिंत महिलाएं बतकही में लगी हुई थीं। 2-3 ग्रुप बने थे उनके। रम्या भाभियों के ग्रुप में समा गई थी। बहुत दिनों बाद उसे रिलीफ महसूस हो रहा था। बहुत ज्यादा उल्लास भी थका देता है। एक तो यात्रा की थकान और ऊपर से भाभियों की छेड़छाड़। आंगन में खदेड़ खदेड़ कर थकाया गया रम्या को बहुत दिनों बाद सबको मिली थी। शहरी नागरिकों के सभ्य व्यवहार पर ग्रामीण महिलाएं खूब चुटकी लेती हैं। रम्या को लाज भी आ रही थी और मजा भी। जितना छेड़ सकती थी भाभियां वो छेड़ रही थी। सबके साथ लंबी चौड़ी चौकी पर लेटी हुई सारी स्त्रियां पैर पसार कर फैल गई थीं। आंगन में उनका साम्राज्य था। आंगन के एक कोने में ही टेंट जैसा घेर कर हलवाई खाना पका रहे थे। उधर उनकी हलचल सुनाई दे रही थी। रम्या ने देखा, एक गहरे सांवले रंग का किशोर औरतों के गोल में घुस आया है, काम धाम छोड़कर। बारी बारी से सारी औरतों का पैर खींच खींच कर अपनी गोद में रखता है और पैर दबाने लगता है झूम झूम कर। किसी ने कहा, चंदुआ तू तो गाना बड़ा अच्छा गाता है रे, सुना ना। तुमको याद है माधोपुर के मुखिया जी के यहाँ हम मिले थे? हाँ मलकिनी, मिली थी आप, सही सही पहचान गए। राजा बाबू भूलते नहीं किसी को। पैर छोड़कर लाल गमछा जोर से कसा कमर में, हाथ और तेजी से उनके पैरों पर चलने लगा। जिसका पैर दबाता वो औरत आह ओह करती, मानो दर्द हो रहा हो या दर्द से निजात मिल रही हो। जो भी एहसास रहा हो, उनका आनंद देखने लायक था। जिस औरत का पैर खींचता वो अपनी साड़ी तुरंत बेहिचक घुटनों तक खींच लेती। रम्या को थोड़ी हैरानी होती। ऐसा तो वे ब्यूटी पार्लर में ही करती थी। केबिन के अंदर कोई लड़की होती थी मसाज करने वाली। यहाँ तो बच्चा है लेकिन जवानी की तरफ बढ़ रहा है। चेचर वाली भाभी बोली, राजा बाबू पैर दबाने के लिए समूचे इलाके में फेमस है। इसका हलवाई के काम में मन कम लगता है, औरतों के पांव दबाने में ज्यादा। सारी औरतें खिलखिला पड़ी। राजा बाबू वैसे ही झूम रहे थे। पीछे से राजा बाबू की पुकार आ रही थी, चंदुआ, ए चंदुआ। ये लोग कलाकार की इज्जत करना नहीं जानते। हम बहन की शादी का कर्जा उतारने के लिए ये काम कर रहे हैं, नहीं तो हम किसी बैंड में होते अभी। राजा बाबू नौटंकी के लिए पैदा हुए हैं, रोटी सेकने के लिए नहीं। चंदू ने रम्या का पैर बिना उससे पूछे अपनी ओर खींच लिया। अरे बउआ, संकोच मत करिए। एक बार राजा बाबू से पैर दबवा लेंगी तो ब्यूटी पार्लर भूल जाएंगी। क्या हाथ है इसका, दबा रे। रम्या का प्लाजो उसने अपने आप ऊपर चढ़ा दिया और हाथ घुटनों तक ले गया। वहां से नीचे फिर ऊपर। रम्या खींचती रही, कुनमुनाई, लेकिन मना नहीं कर पाई। बड़ी ताकत थी उसके हाथों में। मजदूरी करके हाथ इस्पात में बदल गया था मानो। उसे नसों की पहचान थी। अंगूठे से नसें खोज खोज कर दबाता जा रहा था। अब वो झूम झूम कर गा रहा था, मेरा गुलाबी दुपट्टा हमें लग जाइयो नजरिया रे। रम्या झटके से उठ गई। ये गाना कहाँ से लाया रे चंदू? मैम जी,
आप तो कम से कम हमको राजा बाबू कहिए, सब लोग हमको चंदुआ कहते हैं। कलाकार की कोई इज्जत नहीं होती क्या? ठीक है राजा बाबू, ये बता गाना कहाँ मिला? ये बचपन में मैं गाती थी रे, इस पर हम डांस करते थे। जन्माष्टमी में मोहल्ले में हम लोग स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे और इस गाने पर नाचते गाते थे। तूने कहाँ सुना? रम्या नोस्टाल्जिक हो रही थी। चंदू ने फिर उसका पैर खींचकर अपनी तरफ कर लिया। रम्या चंदू के साथ साथ उस गाने को गाने लगी। बचपन का मंच जिंदा हो गया था, जिस पर अकेली खड़ी रम्या गुलाबी रंग की साड़ी को लहंगा जैसा बनाकर पहने हुए, गुलाबी दुपट्टा सिर पर रखे, एक ही जगह खड़ी होकर नाच रही है। एक पैर पटक रही है, एक पैर से खड़ी है, पंजे के बल। हाथ से नृत्य भंगिमाएं चल रही हैं, पैर पटकने से हिल रही है देह। दृश्य बदलता है। उस वेश में राधा नाच रही है। भागा रे देख कान्हा भागा रे, माखन की मटकी फोड़ के ओ, खुद ही गाना है, खुद ही थिरकना है। कान्हा आते हैं, यशोदा लेकर आती हैं कान पकड़े हुए। राधा की शिकायत पर गाती हैं, अब की जो जाएगा मार बहुत खाएगा, रख दूंगी हाथ पांव तोड़ के। फिर राधा गाती है, भागा रे। कान्हा राधा को मुंह चिढ़ाता है, उसकी मटकी छीनकर भाग जाता है। राधा पीछे पीछे दुपट्टा और लहंगा संभालती हुई भागती है। मोहल्ले के दर्शक तालियां बजाते हैं। पर्दा गिर जाता है। रम्या की स्मृतियों पर भी मोटा पर्दा गिर गया था। चंदू ने उठा दिया था। चंदू ने कोई नस जोर से दबा दी। रम्या चिहुक पड़ी। कहाँ खो गई मलकिनी? ई गाना तू कहाँ से सुना रे? ई तो इस जिले में कोई नहीं जानता। बहुत छोटे से कस्बे में थे हम लोग, जहां इस गाने को सब जानते थे। तू कैसे? सच बता। रम्या को हैरानी हो रही थी। कुचाई कोट जैसा कस्बा छोड़े उसे जमाने हुए बचपन के दिन वहां गुजरे थे। जब से मुजफ्फरपुर आई, लौट कर न गई। बचपन के सारे संगी साथी वहीं छूट गए। कुछ चेहरे धुंधले हो गए थे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें एक समय के बाद फेडेड हो जाती हैं। तरह तरह की चित्तियां तस्वीरों पर उभर आती हैं। स्मृतियों को ना मांझो तो चित्तियां उभर आती हैं। स्मृतियों से चेहरे गायब थे, उनकी यादें रह रहकर आती थीं। हुक से उठती तो वह अपनी बोली बज्जिका छोड़कर भोजपुरी भाषा बोलने लगती। घर के सारे लोग भोजपुरी भाषा भूल गए थे, रम्या नहीं भूली। नानी घर कहाँ भूलता है भला। 7वीं कक्षा तक वहीं पढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर ले आया गया। कितना छटपटाई थी। चंदू के गाने ने फिर से उसके भीतर वही छटपटाहट भर दी। वह जानने के लिए बेचैन थी कि चंदू कहाँ से लाया ये गाना। गाने का मुखड़ा भर उसे याद था, अंतरा कब की भुला चुकी थी। वह गाने को रिकॉर्ड करना चाहती थी। मोबाइल निकाल लिया। इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी, जैसे कोई दुर्लभ चीज हाथ लगी थी। उसके मुंह से निकला, कौन था रे वो आदमी? चंदू ने खुलासा किया आहिस्ते से रम्या के कान में। वह उसके कंधे दबाने लगा। हम रोज रात 10 बजिया ट्रेन पकड़ते हैं, एसी में सोते हैं चादर बिछाकर, बरौनी तक पहुंच जाते हैं, फिर उन्ने से 200 ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर वापस, चाहे जो स्टेशन नजदीक पड़े, रास्ते में पड़े। ट्रेन भी बदलते हैं। टीटी सबसे दोस्ती हो गया है, अटेंडेंट सब मानता है, हमको सोने देता है। हमारी रात ऐसे कटती है मलकिनी। एक रात मिले थे, यात्री थे, नाम कुछ बताए थे। उनका घर गोपालगंज था। वही गा रहे थे, धीरे धीरे सुर में। हमको अच्छा लगा। हम उनसे बात किए, सारा गाना सुने और याद कर लिए। बहुत सुंदर गाना है मलकिनी। आप जानती हैं गाना? नाम क्या बताया था? अपने को कन्हैया बता रहे थे। बोले पुकार का नाम कान्हा है। फिर मिले तुम्हें वो? नहीं, हम खोजते रहे। गुवाहाटी जा रहे थे, उधरे कहीं बस गए हैं। खूब बतियाए। गाने के बारे में बताए थे कुछ। ई तो लड़की वाला गाना है, मर्द होकर काहे गा रहे थे? बोले बहुत सुरीला है,
बचपन की यादें जुड़ी हैं इससे, कभी नहीं भूले। जब भी एकांत में होते हैं तो गाते हैं। और कुछ नहीं बोले। रम्या की आवाज डूबने लगी थी। बोले तो बहुत कुछ बोले थे। मेरी सखी गाती थी, बिछड़ गई। हम कान्हा बनते थे, वो राधा। अक्सर गाता हूं, शायद वो आस पास हो तो सुन ले। शक्ल से हम लोग एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे, है ना? चेहरा बदल जाता है। रम्या तकिया का टेक लगाकर उल्टा लेट गई। चंदू को रामधन ने चीख कर पुकारा था। वो कंधा छोड़कर भागा। जन्मदिन की रात स्पेशल खाना बना था। रम्या की फरमाइश थी लिट्टी मटन। रिश्तेदारों ने लिट्टी का नाम सुनकर थोड़ा मुंह बिचकाया था। उनके लिए लिट्टी कोई बड़ा पकवान नहीं थी। रम्या के लिए लिट्टी बड़ी चीज थी। दिल्ली में अवन में पकाती थी, उसके सिवा कोई नहीं खाता था। कभी कभी उसका बिहारी कुलीग अपनी छत पर लिट्टी मटन का आयोजन करता था। साल में एक बार बारिश के मौसम में, जब मानसून जमकर बरसता तो प्रवीण अपनी छत पर मजमा लगाता था। सारे बिहारी गैर बिहारी लिट्टी चोखा और मटन खाने जुटते थे। रम्या को साल भर इस पार्टी का इंतजार रहता। असली लिट्टी बनाने वाले आदमी भी प्रवीण कहीं से ढूंढ कर लाता था। इस बार रम्या ने सोचा था पापा से कहकर लिट्टी मटन का ही भोज करवाएगी। रोज पनीर कोफ्ता छोले खा खा के ऊब गई थी। देसी खाना, बिल्कुल ओरिजिनल स्वाद चाहती थी। गोईठा में पका हुआ, घी में डुबाकर खाने का स्वाद लेना चाहती थी। दीक्षित जी समझ गए थे कि रिश्तेदारों को मटन तो पसंद आएगा, लिट्टी में उनकी रुचि नहीं होगी। सो उनके लिए पूरियां चलवा दी गई थीं। लिट्टी खाने वाले कम लोग बचे थे। रामधन हलवाई ने इस काम पर चंदू को लगा दिया था। एक कोने में गोईठा की आग सुलग रही थी। चंदू दनादन लिट्टी उसमें घुसाता जाता, उन्हें कुरेदता, फिर ढक देता। पालथी मारकर बैठ गया था। अप्रैल की प्रचंड गर्मी शुरू हो चुकी थी। आग की धौंक से उसका सांवला रंग दहक रहा था, लेकिन अकेले उसने ये मोर्चा संभाल रखा था। बड़े से कटोरे में पिघला हुआ घी रखा था। लिट्टियों को आग से निकालकर लाल गमछे में लपेटा और दोनों हाथ से हिलाना शुरू। राख की सफाई कर रहा था। रम्या 2-3 बार उधर से गुजरी, तब भी चंदू चुप नहीं था। लगातार या तो गाना गाता या गांव के किस्से सुनाता। कैसे एक बार झगड़े में इसी लिट्टी से उसने कई लड़कों के सिर फोड़ दिए थे। एक बार किसी ने उसकी बहन को छेड़ दिया था तो चोखा उसके नाक मुंह में ठूंस दिया था। चटनी उसकी आंख में फेंक दी थी। मतलब समय पड़ने पर लिट्टी हिंसक हथियार में बदल सकती थी। फिर बोला, हम जो लिट्टी बनाते हैं ना मलकिनी, बहुत मुलायम होता है। लकड़ी पर बनाइएगा, तेज आंच पर तो कड़ा हो जाएगा। कड़ा लिट्टी तो कपार फोड़िए न देगा। ये लिट्टी खाकर देखिएगा, राजा बाबू को याद करिएगा, फिर कहिएगा राजा बाबू जैसन लिट्टी के बनाई। चंदू उर्फ राजा बाबू लगातार बोलता रह सकता है, मुंह बंद नहीं होता उसका। या तो गाना गाएगा या बोलेगा। बोलते या गाते हुए सिर बहुत झटकता है, खास अंदाज में। सांवला रंग है मगर चेहरे पर पानी बहुत है। जाने किस ताप में जलता है लड़का। किसी और दुनिया की खोज है इसको। इसका स्वप्न कुछ और है। वो जो कर रहा है, जो जी रहा है, वो नहीं है इसका स्वप्न, ना ही उसका लक्ष्य। जो नहीं है उसे उसकी तलाश है। जितनी गति है इसकी बातों में, काम में, अंदाज में, शायद सपने तक पहुंच जाए, क्या पता। क्या उसे अंदाजा है कि उसके सपनों का रास्ता स्त्रियों के आसपास से गुजरता है। रम्या समझ नहीं पाई कि इसका मन क्यों रमता है स्त्रियों के हरम में। सब राजा बाबू कहती नहीं थकती। सब ढूंढती हैं इसको। जितना इसको ढूंढती हैं, इसके लिए उतने दुश्मन पैदा कर देती हैं। वह भी सब काम छोड़कर उनके पैरों को थाम लेता था और शुरू हो जाता था बोलना या गाना। जाने कोई स्त्री इसके गाने ध्यान से सुनती थी या नहीं। उसे लगता था सब उसके साथ कितना घुल मिल गए हैं। वह सारे सेवकों में सबसे विशिष्ट है, सबके घुटने तक पहुंच गया है। रम्या ने पूछा था,
तू मर्दों का पैर क्यों नहीं दबाता राजा बाबू? बहुत भारी होता है उनका पैर मलकिनी। वो लोग चाहते हैं पूरा देह दबाओ, फिर कहेंगे तेल मालिश करो। छोड़ते ही नहीं हैं, पैसा भी कम देते हैं। मलकिनी लोग बहुत मानती हैं हमको। ईद जिन्स हमको चेचर वाली मलकिनी दी हैं। सब कुछ मलकिनी लोग देती हैं। रम्या ने भी तय कर लिया कि इसको चलते वक्त मोटा इनाम देगी और साथ में एक बड़ा काम सौंपेगी। राजा ही कर सकता है ठीक से। एक सिरा जो बचपन में छूट गया था, उसे राजा ही तो लाया है अनजाने में ढूंढकर। शायद यही जोड़ दे, क्या पता। रमता जोगी बहता पानी है राजा। ट्रेन ही इसका बेडरूम है, यात्री इसके परिवार वाले। ढूंढ लाएगा एक दिन जिसे मैंने खो दिया था। जब जीप में उसका सामान लादा जा रहा था हमेशा के लिए, तब सारे दोस्त आए थे छोड़ने। कान्हा गमछा लपेटे खड़ा था। खेत से कुछ खिच्चा खीरे तोड़कर लाया था। वो जानता था कि रम्या को खिच्चा खीरा बहुत पसंद है। स्कूल जाते समय खेतों में दौड़ जाती थी। कान्हा हंसता था, तोड़ता वही था। बिना धोए फ्रॉक से पोंछकर सारा खा जाती कच कच। कान्हा बोलता, बनच्चर कहीं की। वह मारने दौड़ती, पेटक्कर कहीं का, खुद इतना भकोसता है। लिट्टी टेस्ट करिए मलकिनी, नहीं तो हम बहुत बड़े पेटक्कर हैं, भकोस जाएंगे सब। राजा बाबू हाथ में लिट्टी का कटोरा लिए सामने आकर खड़ा हो गया था। देसी घी का भभका उठ रहा था। घी की ऐसी महक कब सूंघी थी? दिल्ली के डिब्बा बंद घी में तो कभी नहीं आई ऐसी खुशबू, चाहे किसी ब्रांड का ले लो। घर में बनाया तब भी नहीं। यहाँ ब्राउन रंग का घी देखा, वो खुशबूदार है। अपने ही इलाके के ऐसे घी से वह नावाकिफ थी। कितना कट गई है सब चीजों से। अपने ही घर को, रिवाजों को, देश को, लोगों को अचरज से देखने लगी है। राजा बाबू बाट देख रहा है कि मलकिनी लिट्टी खाएं और वाहवाही करें। पसीने से तरबतर है मगर दमक रहा है। किसी भी पल गाना गाने को तैयार दिख रहा है। आज तो रात बहुत हो गई राजा बाबू। तुम्हारा बेडरूम तो पटरी पर दौड़ रहा होगा। निकल न गया हो कहीं। आज तो न जा पाओगे। कहाँ रहोगे? रतिया कहुआ बितौली हो रामा, रामा हो रामा, आइल चैत उत्पतिया हो रामा। चैती गा रहा था शायद। चैत शब्द सुनकर अनुमान लगाया। वो गाने लगा, सारी रात बेडरूम पटरी पर दौड़ता है मलकिनी। जाएंगे देर से, आप सबको खिला पिला के। चाहे भोर हो जाए, नींद तो वहीं आती है। यहाँ का काम खत्म हो तो पैसा लेकर कर्ज चुकाने जाएंगे। इसके बाद हम हलवाई का काम नहीं करेंगे मलकिनी। मेरा कलाकार मर जाएगा। आप मेरा गाना सुनी है ना? खराब गाते हैं हम, बताइए। रम्या के मन में तो बस एक गाना बसा था। उसके बारे में और बात करना चाहती थी। एकांत की तलाश थी। सोचा उत्सव की रात निकल जाए, चलने से पहले बात करेगी। राजा बाबू शायद मददगार साबित हो। राजा, कुछ खिच्चा खीरा ढूंढ के ले आ। सलाद के लिए आया होगा ना? कान में किसी ने कहा। बनच्चर कहीं की। रम्या लिट्टी खाते खाते हंस पड़ी। हंसी के साथ सत्तू मुंह से झरने लगा। सारे मेहमान विदा हो रहे थे। रम्या भी पटना जा रही थी। वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचना था। चलते समय उसने चंदू को पुकारा। राजा बाबू, चंदू कहीं नजर नहीं आया था उस सुबह। रम्या ने रामधन को बुलाया। वह जाने से पहले राजा से कुछ बात करना चाहती थी। रामधन तो चंदू का नाम सुनते ही बिफर गया। नाम मत लीजिए उसका, हमने तो कल रात ही उसको भगा दिया। साला मौगा है एक नंबर का। काम में कम, मौगी सबका पैर दबाने में ज्यादा मन लगता है उसका। दया करके रख लिए थे। हमको भी आदमी जन का काम पड़ता है। सोचे थे हेल्प करेगा, लेकिन नालायक निकला। खाली इन्हें नहीं, जिस गांव जाता है यही काम करता है। औरत लोग भी इसको खोजती रहती हैं। बकबक करके सबका मन लगाता है। मन लग्गू ही है छौरा, बाकी किसी काम का नहीं। कलाकार बनेगा। सपना देखिए कितना बड़ा बड़ा देखता है। रम्या को लगा उसका बचपन एक बार फिर से फिसल गया हाथों से।
कहाँ भगा दिया? कहाँ गया होगा? रात में तो किसी ट्रेन में सोया होगा। भोर का नहीं बता सकते हम। होगा कहीं। उसको लाज शर्म थोड़े है, कहीं काम कर लेगा। छौरा है मस्त बउआ जी, एक के गो खूबी है उसका। गाता है, झूमता है, मस्त रहता है। रम्या का उतरा हुआ मुंह देखकर रामधन को चिंता हुई। बउआ, कोनो चीज चुरा कर भागा है क्या? बोलिए तो किसी को दौड़ावें उसको खोजने के लिए। औरतों के गोल में रहता था। औरत लोग भी उसको उकसावा दी थी। तभी से हमको शक हो रहा था कि कुछ बड़ा हाथ मारेगा। बताइए, सहकल बहकल लड़का को हम ना रखेंगे अपने साथ, बदनामी करा देगा मेरा। रामधन के पास धन नहीं है, बस इज्जत है, नाम है। नहीं रामधन, ऐसा मत सोचो। गरीब बच्चा है, चोर नहीं। कुछ नहीं चुराया उसने। उसने सबकी सेवा की। बदले में किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। सब लोग जाते समय उसी को ढूंढ रहे हैं। सब उसको पैसे देना चाह रहे हैं। मुझे भी देना था। बिना लिए बिना मिले चला गया। क्यों भगा दिया? आज भर तो रोकते उसको। रम्या को गुस्सा आ गया था। रामधन भौचक होकर रम्या का मुंह देखता रह गया। रम्या जानती थी कि घर में कुछ भी खो जाए, सबसे पहला शक इन्हीं सेवकों पर करते हैं लोग। चोरी करें या ना करें, सबसे पहले पिटाई कर देते हैं, पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। कोई नहीं सुनता उनकी। ईमान कभी हैसियत देखकर नहीं बनता। गरीब हो या अमीर, ईमान तो किसी का कभी भी डोल सकता है। रम्या ने गांव घर में शादी के माहौल में घरेलू औरतों को ही आपस में गहने, लिपस्टिक सब चुराते देखा है। भीड़ भाड़ में सब अपने लिए सुरक्षित कोना ढूंढते हैं, जहां अपना कीमती सामान रख सकें। राजा बाबू कहां वहां तक पहुंच सकता था? वह औरतों के पैर ही दबाता रह गया। उन पैरों पर निसार होकर गाता रह गया। जाने किधर चला गया। दूसरी बार कोई उसके अरमानों की मटकी फोड़कर भागा है। पहला वो कान्हा? नहीं, वो कहां भागा था। भागी तो राधा थी। कान्हा तो वहीं छूट गया था। अब जो मिला है, देर हो चुकी है। मिला तो सही। गुस्से पर काबू पाकर थोड़ी नरम हुई। एक काम कर दोगे? राजा बाबू कभी मिले तो उसको मेरा कार्ड दे देना। बोलना फोन करे। उसके लायक दिल्ली में कोई काम देखूंगी। और ये कुछ रुपए। रम्या ने पर्स से कार्ड और 500 रुपए निकाले और रामधन को थमा दिए। हाँ बउआ, आएगा तो जरूर अपना हिसाब करने। हम दे देंगे, पक्का से। हमारे लायक दिल्ली में देखिएगा, कैटरिंग का धंधा कर लेंगे वहां। खाना तो आप स्वाद ली हैं, जब कहिएगा आ जाएंगे। चंदुआ को नहीं नहीं, राजा बाबू को खुजवाते हैं जल्दी से जल्दी। रम्या को उम्मीद थी कि रामधन अपने लालच में राजा बाबू को ढूंढेगा जी जान लगाकर, बात भी करवाएगा। राजा बाबू का फोन आए तो रम्या बोलेगी, उस यात्री का पता ले आना राजा बाबू। तब तक तेरा ये वीडियो मैं YouTube पर डालती हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। वायरल तो बना ही दूंगी। तुम ट्रेन में ढूंढो, मैं अंतरजाल में। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।